वेलकम टू आदेश एकेडमी। आज हम लोग जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सीटेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। इवन 4 क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है, चाहे क्योंकि वो सीटेट का चाहे पेपर 1 हो आपका या फिर पेपर 2 हो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जीन पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, क्योंकि जीन पियाजे ने जो भी स्कीमा की बात की है, एसिमिलेशन की बात की है, एकोमोडेशन की बात की है, तो इन सारे से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इन्होंने जो स्टेजेज की बात की है, 4 स्टेजेज, वहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन भी पूछ लेता है घुमा फिरा के। अगर आपको क्लियर नहीं हो तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहीं से क्वेश्चन आपको 2-3 देखने को मिल जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज अच्छे से पूरा पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं, और एट द एंड जो भी एग्ज़ाम में सीटेट के काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है उसे मैं प्रेशराइज करके डेफिनेटली बता दूंगा कि ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछा हुआ है, या फिर ये कीवर्ड जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सीटेट की प्रिपरेशन के लिए। तो ये बच्चे को तो बोलते हैं लिटिल साइंटिस्ट, राइट, नन्हे वैज्ञानिक बोलते हैं। तो ये पूछा जाता है कि नन्हे वैज्ञानिक कौन बोलता है बच्चे को, तो ये बोलते हैं जीन पियाजे, क्योंकि बच्चा, ये कहते हैं सीधे कि बच्चा खुद ही वैज्ञानिक है, राइट, वो खुद ही एक्सप्लोर करता है, खुद ही सीखता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये जो बच्चा है खुद ही क्या कर रहे हैं, इससे अपना जो है रॉकेट की तरह बना रहा है या फिर घर की तरह बना रहा है, मतलब जो भी एक्टिविटी है वो खुद से कर रहा है, खुद से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो पियाजे मतलब का मानना था कि बच्चे जो है सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं, मतलब ये खुद ही नॉलेज का मतलब निर्माण करते हैं, ठीक है। इनकी जो प्रक्रिया है वे संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना स्वयं करते हैं, खोजबीन के माध्यम से। मतलब ये कहते हैं कि बच्चा खुद ही खोजबीन करके, सर्च करके सारी चीज़ें जो सिद्धांत है उसे बनाता है या खोजता है, उसकी रचना खुद करता है। आगे यहाँ पे चिंतन का जो स्वरूप है, जो प्रकार है, मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी, इसको लेकर के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि जब मैं सीटेट का एग्जाम दिया था तो यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिला था। तो क्वालिटी और क्वांटिटी, इसमें इन्होंने बोला है एडल्ट थिंकिंग को लेकर के और चाइल्ड थिंकिंग को लेकर के। तो इनमें क्या डिफरेंसेस होता है एडल्ट थिंकिंग और चाइल्ड थिंकिंग को लेकर के, कि बच्चे का जो चिंतन है वयस्क के जो क्वालिटी से भिन्न होता है, राइट, न कि मात्रा से, मतलब क्वांटिटी से। तो मतलब अगर एडल्ट थिंकिंग और चाइल्ड थिंकिंग में देखा जाए, एडल्ट और बच्चे में, तो यहाँ पे जो है क्वालिटी में वो भिन्न होते हैं, लेकिन जो क्वांटिटी दोनों में समान होती है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिमाग सबको बराबर मिलता है, बस सोचने का जो तरीका है, जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो थॉट प्रोसेस है, राइट, वो डिफरेंट होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए एडल्ट थिंकिंग में तो काफ़ी ये डायनेमिक है, राइट, काफ़ी क्रिटिकल है ना, ये जो थिंकिंग प्रोसेस है। लेकिन यहीं पे अगर चाइल्ड में देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कितना, यहीं से आपको डिफरेंट क्लियर हो जाएगा क्वालिटी और क्वांटिटी में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। मस्तिष्क के जो फोल्डर हैं स्कीमा और ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, है ना, जो मस्तिष्क के बारे में इन्होंने ही बात किया है स्कीमा को लेकर के। तो ये क्वेश्चन पूछता है, जहाँ पे स्कीमा से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन दिखे, अगर आपको ना समझ में आए तो आप वहाँ पे जीन पियाजे को कंसीडर करिएगा, राइट, इस चीज़ को आप ना भूलिएगा। जो स्कीमा होता क्या है कि मानव के दिमाग में पहले से जो स्टोर जानकारी है, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज स्ट्रक्चर इन द माइंड, वही आपका क्या कहलाता है, वो आपका स्कीमा कहलाता है, राइट। और स्कीमा को जो व्यवस्थित करना होता है, मतलब आप अरेंज करते हो स्कीमा को, वही आपका ऑर्गेनाइजेशन में कंसीडर होता है, वो संगठन में देखा जाता है, राइट। और सीखने के जो इंजन है, जैसे लिखा है कि द एडाप्टेशन साइकिल, अनुकूलन, तो यहाँ पे इन्होंने आत्मसात, ये आप ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ पे जो कीवर्ड है ना, आत्मसात, एक एसिमिलेशन और समायोजन, जो एकोमोडेशन है, ये दोनों वर्ड कीवर्ड की तरह काम करते हैं। अगर ऐसा कहीं दिखे तो आप जीन पियाजे को ही कंसीडर करिएगा। एसिमिलेशन में क्या होता है आपका, कि कोई चीज़ आप क्या करते हो, न्यू चीज़ें, मतलब जो कोई न्यू थिंग्स है वो अपने दिमाग में फीड करते हो, आप नई चीज़ें आप सीखते हो। लेकिन जो एकोमोडेशन है, समायोजन है, आप कोई चीज़ सीखे हो, अगर उसमें कुछ सुधार करना है, कोई आपको लगा कि नहीं ये चीज़ें थोड़ा सा सीक्वेंस में नहीं है, या कुछ चीज़ें यहाँ पे एरर है, जो उसमें आप एकोमोडेट करते हो, सुधार करते हो, वो आपका एकोमोडेशन होता है। और बीच में आपका होता है संतुलन, मतलब जो इक्विलिब्रेशन है, ये क्या करता है, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में दोनों में बैलेंस क्रिएट करता है, राइट। तो वातावरण के अनुसार खुद को ढालना, एडाप्टेशन, है ना, लिखा है कि एडाप्टिंग टू द इन्वायरमेंट। तो आई होप आपको आत्मसात और समायोजन में दोनों में अंतर क्लियर हो गया होगा। जैसे यहाँ पे संतुलन की बात मैंने बता दी, इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच में क्या करता है, बैलेंस क्रिएट करता है, तालमेल बैठाता है। आगे हम लोग देखें कि जो डीप ड्राइव है, जैसे आत्मसातकरण, एसिमिलेशन और समायोजन, इसको हम लोग थ्रू द एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि ये एज ए स्टेटमेंट ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि यहाँ पे आत्मसात एसिमिलेशन है या फिर एकोमोडेशन है। जैसे बच्चा क्या करता है, जो प्रीवियस ईयर नॉलेज है, राइट, उसको नए नॉलेज से
जो न्यू नॉलेज है उससे क्या करता है, सीखता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रीवियस नॉलेज है और उसमें कोई न्यू नॉलेज ऐड ऑन कर रहा है, दैट्स मीन वो क्या कर रहा है, एसिमुलेशन कर रहा है, आत्मसात कर रहा है। बट यहाँ पे जो एकोमोडेशन है इस पार्ट में अगर आप देखें समायोजन में, तो ये क्या करता है, जो प्रीवियस नॉलेज है उसे क्या करता है, मॉडिफाई करता है। तो इन दोनों में आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ये चीज़ें कि जो आपका आत्मसात है उसमें क्या कर रहा है, न्यू नॉलेज ऐड ऑन कर रहा है। बट समायोजन में जो एकोमोडेशन है उसमें क्या कर रहा है, जो प्रीवियस नॉलेज है उसे मॉडिफाई कर रहा है। कोई अगर वहाँ पे थोड़ा बहुत मान लो नॉलेज आपको लग रहा है बाद में कि ये चीज़ें क्लियर नहीं है, तो आप उसमें मॉडिफाई कर रहे हो, राइट। तो वो चीज़ हो जाता है आपका एकोमोडेशन। जैसे यहाँ पे अगर देखें, जैसे काला कुत्ता देखा फिर सफ़ेद कुत्ता देखा, तो जानकारी उसी फोल्डर में क्या कर दिया, उसने जोड़ दिया। जैसे पहले तो उसने काला कुत्ता देखा था, फिर सफ़ेद कुत्ता देखा, तो उसने सोचा कि हाँ ऐसा भी होता है, उस जानकारी को उसने क्या कर दिया, ऐड ऑन कर दिया। लेकिन इसमें आप देखें, जैसे बिल्ली उन्होंने देखी तो क्या किया, पुराने ज्ञान को बदला, 4 पैर और पूंछ वाला हर जानवर क्या होता है, कुत्ता नहीं होता है। जैसे इसमें क्लियर हुआ ना कि नए ज्ञान को उसने जोड़ा, क्योंकि पहले से उसके दिमाग में ये था कि अगर 4 पैर हैं और एक पूंछ है तो वो कुत्ता होगा, राइट। लेकिन जब बिल्ली को उन्होंने देखा तो क्या किया, एक तरह से न्यू नॉलेज आपने क्रिएट किया। मतलब यहाँ पे इससे आपने सोचा कि जो 4 पैर के जितने भी डॉग होते हैं, सॉरी 4 पैर के जितने भी जानवर होते हैं और उनकी एक पूंछ होती है, वो मतलब कुत्ता ही कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन बाद में आपको जब ये पता चला कि नहीं, जो बिल्ली देखी मतलब म्याऊं बोली, तो पुराने ज्ञान को बदला और 4 पैर और पूंछ वाला हर जानवर कुत्ता नहीं होता, आपने क्या किया, उसमें एकोमोडेट किया, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं एकोमोडेशन, सॉरी हाँ एकोमोडेशन, राइट। आगे हम लोग देखते हैं, तो दोनों में आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। फिर आते हैं विकास की जो सीढ़ियाँ हैं, द 4 स्टेजेज ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जो जिन प्याजे हैं उन्होंने कितने सीढ़ियों की बात की है, तो उन्होंने 4 सीढ़ियों की बात की है, 4 स्टेजेज की बात की है। पहला आपका होता है संवेदी गामक, जिसे हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, जो कि आपका ईयर यहाँ पे 0 से 2 वर्ष का होता है। फिर स्टेज 1 हो गया ये। स्टेज 2 में अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है 2 से 7 वर्ष का, जिसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है। स्टेज 3 में आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जो कि 7 से 11 वर्ष का होता है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इसे बोला जाता है। और लास्ट में जो 4th स्टेज है उसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है, जो 11+, हालांकि यहाँ पे 15 का कोई नीड नहीं है, 11+ में आ जाता है 4th स्टेज, राइट, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है। तो ये चारों स्टेज आप देख रहे होंगे। और ये बोलते हैं जिन प्याजे कि इसी स्टेज में क्या होता है, अब बच्चा जो है वो चीज़ें सीखता है। जैसे संवेदी गामक पहले अवस्था आती है, देन पूर्व संक्रियात्मक, क्योंकि इन्होंने एज वाइज भी इसको क्या किया हुआ है, बांटा हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एज को लेकर के भी कि किस स्टेज में कौन सी एज होती है, ये ध्यान रखिएगा आप। अब एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला स्टेज जो फर्स्ट स्टेज है, इसमें संवेदी गामक अवस्था जो सेंसरी मोटर स्टेज है, इसमें बच्चा जो है कैसे सीखता है, यहाँ पे ज्ञान इंद्रियाँ ही शिक्षक होती हैं। जो बच्चे का जो सेंसेस होते हैं वही उसके लिए टीचर्स होते हैं, वही उनको सिखाते हैं। बच्चा देखकर, सुनकर और स्पर्श करके ही सीखता है, राइट। तो इनकी जो ज्ञान इंद्रियाँ हैं जितनी भी, वही इनके लिए क्या हो जाती हैं, एज ए टीचर का काम करती हैं, उनको सिखाती हैं, बताती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये क्वेश्चन पूछता है, वस्तु अस्थायित्व, राइट। ये जो वस्तु अस्थायित्व है, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये पूछा जाता है कि किस स्टेज में आता है। तो जीन प्याजे के फर्स्ट स्टेज में इसकी बात की जाती है, वस्तु अस्थायित्व की, ऑब्जेक्ट परमानेंस की। छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेना। जैसे क्या करते हैं, अगर आप कोई भी चीज़, बच्चा छोटा है बहुत ज़्यादा, जब इस स्टेज में होता है 0 से 2 वर्ष में, अगर कोई खिलौना अगर आप उठा के कहीं पे रखते हो तो बच्चा उसको भूलता नहीं। अगर वो एक बार देख लिया है तो डेफिनेटली उसे क्या करेगा, ढूंढ निकालेगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस की काफ़ी ज़्यादा भूमिका होती है। देन स्टेज 2 में अगर देखा जाए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूँगा, हाँ आई थिंक ये सर। तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें क्या होता है, बच्चा ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें जो उसकी एज होती है वो 2 से 7 वर्ष होती है। ये कभी कभी एज भी पूछ लेता है। यहाँ पे क्रिया करने की जो पहली अवस्था होती है, प्री लॉजिक वाली, इसमें जैसे आपका सिंबल्स की बात होगी, एनिमिज्म की बात होगी और ईगोसेंट्रिज्म की बात होगी। ईगोसेंट्रिज्म की बात होगी, प्रतीक, जीववाद और अहम केंद्रित की। अगर ये तीनों वर्ड आपको दिखते हैं तो वो आपका आएगा सेकेंड स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। इसमें देखा जाए अगर, तो प्रतीक का उपयोग करता है बच्चा, जैसे कोई भी चीज़ सीखने के लिए, राइट। और सजीव और निर्जीव में ज़्यादा अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। जैसे वो चंदा मामा मानता है, राइट। या फिर कोई जैसे गुड्डा है, तो गुड्डा को भी जैसे मान लीजिए कोई ठंड का मौसम है तो उसे भी टॉवल से क्या करेगा, ढक के रखेगा। वो बोलेगा कि इसे भी क्या हो जाएगा, और ठंड लग जाएगा, राइट। तो वो ज़्यादा सजीव और निर्जीव में ज़्यादा अंतर नहीं करता है बच्चा। इसमें अहम केंद्रित में अगर देखा जाए कि जो मैं सोचता हूँ, बच्चा ये उसमें जब
सेकेंड स्टेज में यही वो सोचता है अहम केंद्रित में कि जो मैं सोचता हूँ वही सही है, बाकी सब लोग क्या हैं, गलत हैं। तो हमेशा ये अपने को प्रायोरिटी देता है, अपनी थिंकिंग प्रोसेस को प्रायोरिटी देता है कि मैं ही सही हूँ। इसके आगे अगर देखा जाए तो इसी में आपका आता है पुरुष संक्रियात्मक अवस्था, जो सेकेंड स्टेज में। इसमें और भी पॉइंट है, जैसे इसमें इस इरिवर्सिबिलिटी का जो है मतलब यहाँ पे प्रोसेस रहता है, क्योंकि बच्चा डिफरेंट नहीं कर पाता है इसमें। क्योंकि अगर आपने लिखा 4 + 6 तो वो 10 कर लेगा, राइट। लेकिन अगर आपने 6 + 4 कर दिया तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि लग रहा है कि इसका वैल्यू जो है कुछ और निकल के आएगी। तो इसमें वो चीज़ें अंतर नहीं कर पाता है। फिर सेंट्रेशन की यहाँ पे ज़्यादा मतलब इसमें भूमिका हो जाती है इसके, कि एक समय में वस्तु की केवल एक ही विशेषता पर ध्यान देता है, वो काफ़ी ज़्यादा वो सेंट्रेशन हो जाता है, मतलब उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है। फिर यहाँ पे अगर देखा लैक ऑफ जो कंजर्वेशन है, जो संरक्षण का अभाव हो जाता है। क्योंकि अगर आपने देखा इतना बड़ा अगर ग्लास है, पतला सा, राइट, अगर इसमें पानी भरा हुआ है और इतना जो चौड़ा सा ग्लास है, ठीक है, थोड़ा सा, इसमें भी सेम अमाउंट जो है पानी का सेम है, लेकिन यहाँ पे देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे पानी ज़्यादा हो सकता है, तो इसमें वो बच्चा क्या करता है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। उसको लगता है कि इसमें पानी जो है, जो पतले वाला ग्लास है, इसमें पानी ज़्यादा है। तो आकार बदलने पे बच्चा समझता है कि मात्रा जो है, मतलब जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई, बदल गई है। तो इसमें उतना इसमें उसको ज्ञान नहीं रहता है। नेक्स्ट आपका स्टेज जो 3 है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसमें जो आपका एज होता है वो 7 से 11 ईयर होता है। इस एज को आप ध्यान रखेंगे, राइट। इसमें तर्क की शुरुआत हो जाती है, मतलब लॉजिक बिगिन्स हो जाता है। इसमें बच्चा क्या करता है, लॉजिकली सोचने लगता है। इससे पहले वाले में आपने देखा होगा, एक था सेंसरी मोटर और दूसरा था आपका प्री ऑपरेशनल। वहाँ तक उसमें बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग नहीं आ पाती है, वो नहीं सोच पाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन जो है थर्ड स्टेज में 7 से 11 वर्ष में, 7 से 11 में, इसमें बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है, लेकिन केवल उन चीज़ों के लिए जिन्हें बच्चा देख सकता है और छू सकता है। हाँ, इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि देखने वाली चीज़ें और छूने वाली चीज़ें, जो कंक्रीट थिंग्स हैं, उसी को बच्चा बस क्या कर पाता है, लॉजिकली सोच पाता है, समझ पाता है, देख पाता है, राइट। जैसे इसमें अगर देखा जाए तो कंजर्वेशन का इसमें नॉलेज उसके पास आ जाता है। जैसे कि अगर आप, मैंने बोला कि अगर आप भले ही आकार डिफरेंट कर दें, राइट, फिर भी वो अमाउंट को पहचान लेता है कि किस में अमाउंट ज़्यादा है, किस में कम है, या फिर दोनों में अमाउंट इक्वल है, राइट, चाहे वो वाटर हो, मिल्क हो, व्हाटएवर। तो इसमें उसके पास ये चीज़ें थिंकिंग प्रोसेस मतलब आ जाती हैं, वो सोच लेता है। फिर क्रमबद्धता जो है आपका, कि मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग में कौन बड़ा है, कौन छोटा है। जैसे आपने दे दिया 3, 5, 9, 2, 8, राइट। तो इसका जो असेंडिंग डिसेंडिंग में आप कहेंगे, तो इसमें बच्चा क्या करेगा, उसको असेंडिंग डिसेंडिंग में नंबर्स को लगा देगा, राइट। यहाँ पे अगर मुद्रा, दूरी, वजन, जो वैल्यू है, डिस्टेंस है, वेट है, इनके बारे में भी उसको क्या हो जाता है, नॉलेज हो जाता है। जैसे आपने क्या किया कि बड़े ढेर सा, मतलब बहुत ज़्यादा सिक्का दे दिया, राइट, तो और उसके बाद आपने 500 की नोट दे दिया, और जो सिक्के हैं वो 100 के ही बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसा नहीं कि बच्चा सोचेगा कि बहुत सारे सिक्के हैं तो ये ज़्यादा है, वज़न इसका ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, और ये 200 की नोट है या 50 की नोट है, ये उसके कंपेरिजन में कम है 500 की नोट। ऐसा कुछ नहीं है, वो वैल्यू को समझने लगता है बच्चा इसमें। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि स्टेज 3 में बच्चा जो है वो थिंकिंग, मतलब जो उसको लॉजिकल थिंकिंग उसमें आ जाती है कि क्या सही है, क्या गलत, मतलब किसका कितना ज़्यादा वैल्यू है, वो चीज़ को पकड़ लेता है। फिर नेक्स्ट स्टेज आपका है स्टेज नंबर 4, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो आपकी एज है वो 11+, यहाँ पे 15 हटा दे रहा हूँ मैं, राइट। डायरेक्ट एक ऐसा क्वेश्चन आता है 11+ वर्ष, राइट। तो पहला स्टेज जो होता है 0 से 2, 0 से 2 होता है आपका। फिर उसके बाद 2 से 7 होता है, उसके बाद फिर आता है 7 से 11 तीसरा स्टेज, और 11+ जो होता है वो 4th स्टेज में आ जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। जो 4th स्टेज की बात है आपका, वो किस में आता है, वो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में होता है। इसमें क्या होता है, मतलब यहाँ पे संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है, ठीक है। अमूर्त थिंकिंग, यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है। जैसे कि जो स्टेज नंबर 3 था उसमें कंक्रीट थिंकिंग बच्चा कर रहा था, लेकिन यहाँ पे बच्चा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी करने लगता है। द एब्सोल्यूट हाईएस्ट स्टेज ऑफ द कॉग्निशन एंड द मेंटल डेवलपमेंट। अगर जीन पियाजे का सबसे हाईएस्ट स्टेज देखा जाए तो ये आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ही होता है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। इसमें अमूर्त चिंतन, उन चीज़ों के बारे में भी सोचना जो भौतिक रूप से समान, मतलब सामने नहीं है। थिंकिंग लॉजिकली अबाउट द कंसेप्ट दैट आर नॉट द फिजिकल प्रेजेंट। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैंने बताया जो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज है उसमें क्या हुआ, मैंने उसमें बोला था मैं कि बच्चा उन्हीं चीज़ को तार्किक रूप से समझ पाता है जिसको वो देख पाए और छू पाए, राइट। लेकिन यहाँ पे जो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में, इसमें बच्चा क्या करता है, अगर वो चीज़ें प्रेजेंट नहीं भी हैं
तब भी क्या करता है, उसकी थिंकिंग कर पाता है, उसके बारे में सोच पाता है। तो यहाँ पे अपस्टेज थिंकिंग आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट ये ज़्यादा ये तो कहीं पूछेगा, अगर इसका मैं इंग्लिश भी बताऊंगा और हिंदी भी बताऊंगा, राइट, क्योंकि ये हिंदी में भी पूछ लेता है, इंग्लिश के भी लैंग्वेज में भी पूछ लेता है, या फिर इसे सीडीपी में भी पूछ लेता है। जैसे रीजनिंग मैट्रिक्स जो आगनात्मक है और निगनात्मक, आगनात्मक को ही हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग और निगनात्मक को हम लोग बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। तो इंडक्टिव रीजनिंग जो है स्टेज 3 का पार्ट है, इसको भी आप याद रखेंगे, और जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो स्टेज 4 का पार्ट है। इतना ही नहीं याद रखेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे कि जो इंडक्टिव रीजनिंग है, आगनात्मक तर्कना है, वो क्या है, वो उदाहरण से लेकर नियम तक जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक टू जनरल, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर जहाँ पे ऑप्शन में दिया रहेगा, जैसे इंडक्टिव रीजनिंग दे देगा, फिर ऑप्शन में देगा स्पेसिफिक टू जनरल, नॉर्मल टू स्पेसिफिक, ऐसे करके आपका 4 क्वेश्चन मतलब ऑप्शन बना देगा। तो आपको याद रहना चाहिए कि जो इंडक्टिव रीजनिंग होता है वो आपका स्पेसिफिक टू जनरल होता है या एग्जाम्पल टू रूल्स चलता है, ठीक है, उदाहरण से के रूल। पहले इसमें क्या किया जाता है, पहले बच्चे को एग्जाम्पल दिया जाता है ना, एग्जाम्पल समझाया जाता है, उसके बाद उसको डिफिनीशन बताई जाती है, ठीक है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो इंडक्टिव रीजनिंग होगा। यहाँ पे पहले क्या किया जाता है, नियम बताया जाता है, रूल, उसके बाद उदाहरण बताया जाता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर नियम बताया जाएगा, फिर उसके बाद उदाहरण दिया जाता है, ये होता है डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे, जो कि स्टेज नंबर 4 में आता है, कंसीडर किया जाता है। जैसे इंडक्टिव में देखा जाए तो पहले पेड़ के बारे में बताया जाता है, फिर प्रकाश संश्लेषण का नियम समझाया जाता है, मतलब कि जो उसकी स्पेसिफिक चीज़ें पहले उससे बता दिया गया, देन उसके बाद रूल को बताया जाता है। फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहले गणित का फार्मूला बताया जाता है, फिर उसके सवाल हल कराया जाता है। इसका मतलब पहले डिफिनीशन थ्योरी बताई गई, उसके बाद वो है क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है, एग्जाम्पल बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये आ गया आपका डिडक्टिव में। सिद्धांत की जो आलोचना हुई है, मतलब इनका जो इनके आलोचना की गई है जीन प्याजे की, जिन्होंने स्टेजेस दिया है, सारी चीज़ें बताया है, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जीन प्याजे की आलोचना किसको लेकर के की गई है। तो इसमें देखा जाए अगर, तो प्याजे की अवस्थाओं को अपरिवर्तनशील, जो मतलब जीन प्याजे हैं, इन्होंने अवस्थाओं को क्या बताया है, मतलब अपरिवर्तनशील बताया है, अनचेंजेबल, इस चीज़ को ध्यान। लेकिन अगर करेक्शन किया जाए तो, लेकिन अच्छे वातावरण और मदद से बच्चा अपने उम्र से अधिक सीख सकता है। जैसे इन्होंने स्टेज की बात कराया है ना कि 0 से 2, ठीक है, 2 से 7, राइट, 7 से 11 और 11 से एबव, 4 स्टेज की इन्होंने बात की है ना। मतलब सेंसरी, ऑपरेशनल, ये हो गया आपका सेंसरी मोटर, देन हो गया प्री ऑपरेशनल, और उसके बाद कंक्रीट, और देन अब्स्ट्रैक्ट, 4 होते हैं। तो इन्होंने बोला है कि इसी स्टेज से ही बच्चा सीख सकता है, इसको आप क्या कर सकते हैं, अपरिवर्तनशील नहीं कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर बच्चे को, ये देखा गया है कि अगर बच्चे को अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए, उसकी मदद की जाए, राइट, जहाँ पे बच्चा लैग कर रहा है उसको गाइड किया जाए, तो बच्चा स्टेज से पहले भी सीख सकता है, जान सकता है, समझ सकता है। तो ये इनकी क्या है, आलोचना की गई है इसमें। अब फिर दूसरा है आपका है, जैसे पाइगेट, मतलब जो जीन प्याजे हैं और वाइगोस्की हैं, इन्होंने जो मतलब पाइगेट्स हैं, जीन प्याजे, ये क्या किए हैं, पहले विकास, उसके बाद अधिगम की बात करते हैं, पहले डेवलपमेंट की बात करते हैं, देन लर्निंग की बात करते हैं। लेकिन जो वाइगोस्की हैं वो पहले लर्निंग की बात करते हैं, देन डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और पूछा जाता है कि जो जीन प्याजे हैं पहले थॉट की बात करते हैं, थिंकिंग की बात करते हैं, राइट, पहले थॉट की बात करते हैं, फिर उसके बाद ये किसकी बात करते हैं, लैंग्वेज की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन जो वाइगोस्की हैं वो पहले लैंग्वेज की बात करते हैं, उसके बाद जो है थॉट की बात करते हैं, मतलब विचार की बात करते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, विचार, राइट। तो जीन प्याजे जो है पहले थॉट को प्रायोरिटी देते हैं, थिंकिंग को, उसके बाद लैंग्वेज को। लेकिन यहाँ पे जो वाइगोस्की हैं वो पहले लैंग्वेज को प्रायोरिटी देते हैं, उसके बाद देन विचार को प्रायोरिटी देते हैं। तो ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ गाइज ना, वो डायरेक्टली एग्जाम में आपको कहीं से भी देखने को मिलेगा। एक स्टेटमेंट उठा देगा, अब पूछ लेगा किस स्टेज का है या फिर किस वैज्ञानिक ने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे जो चारों अवस्था है, एक बार मैं यहाँ पे समराइज़ कर देता हूँ। अगर देखें तो 1 मिनट में सारे स्टेजों को देख लेंगे हम लोग। जैसे संवेदी गामक है, सेंसरी मोटर, ये पहला स्टेज है जीन प्याजे का, 0 से 2 वर्ष में। इसमें ज्ञानेंद्रियों से सीखता है बच्चा, मतलब अपने सेंसेस से। वस्तु अस्थायित्व की बात की जाती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस की बात की जाती है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें शारीरिक, मतलब जो चिंतन का प्रकार है, टाइप्स ऑफ थिंकिंग, ये फिजिकली मतलब ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। फिर पूर्व संक्रियात्मक देखा जाए, प्री ऑपरेशनल में, तो यहाँ पे 2 से लेकर 7 वर्ष की बात, मतलब बच्चे की बात की जाती है। और इसमें जीवाणु की अहम केंद्रित संरक्षण का अभाव होता है यहाँ पे, ठीक है, मतलब एनिमिज्म, और ठीक है, जिससे मैंने एनिमिज्म बताया कि मतलब निर्जीव और सजीव में बच्चा यहाँ पे अंतर उतना ज़्यादा नहीं करता है। फिर सिंबॉलिक की बात हो जाए, मतलब प्रतीकात्मक, तो इस टाइप में मतलब चिंतन का जो प्रकार है वो सिंबॉलिक होता है। फिर मूल
मूर्त संक्रियात्मक जो है मतलब जो आपका कंक्रीट ऑपरेशन है, तो इसमें 3rd स्टेज है। इसमें 7 से 11 वर्ष की बात की जाती है। इसमें संरक्षण क्रमबद्धता मतलब जो असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाना हो गया, ठीक है। या फिर जो अमाउंट की बात मैंने किया था कि अगर एक पतली ग्लास है और एक चौड़ी ग्लास है, अमाउंट सेम है तो बच्चा वो पहचान लेता है किसमें कम ज़्यादा है, वो आकार को ना क्वांटिटी को वो पहचान लेता है, ठीक है। फिर इसमें इंडक्टिव रीजनिंग की बात की जाती है, ठीक है। आगमनात्मक मतलब जो सोच होती है वो किस में आता है, स्टेज नंबर 3 में ही आता है। कंक्रीट की बात की जाती है जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, बच्चा उसी के बारे में थिंकिंग कर सकता है, ये होता है स्टेज नंबर 3 में। अगर स्टेज 4 में देखा जाए आपका तो औपचारिक है, मतलब ये जो है फार्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है 11 से 15 वर्ष में, ठीक है, सॉरी 11+, इसमें 11+ सभी बच्चे आ जाते हैं, राइट। जैसे सर्वोच्च स्तर या अमूर्त विचार, इसमें जो है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात की जाती है या फिर निगमनात्मक तर्क की बात की जाती है, डिडक्टिव रीजनिंग या अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अगर ये दोनों इस चीज़ को टर्म्स को याद रखेंगे आप, निगमनात्मक तर्क मतलब डिडक्टिव रीजनिंग की बात की जाए या फिर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात की जाए, जिसे आप बस इमेजिन कर सकते हो, राइट। जो चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट भी नहीं है एज ए ऑब्जेक्ट या एनीवे, बस आप उसे क्या करते हो, इमेजिन करते हो, वो आपका डिडक्टिव रीजनिंग के थ्रू। या फिर अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की बात की जाएगी तो वो आपका आएगा फार्मल ऑपरेशनल स्टेज में। लेकिन अगर मूर्त संक्रियात्मक की बात की जाएगी तो वहाँ पे अगर इंडक्टिव रीजनिंग है, मतलब कंक्रीट थिंकिंग कर रहे हैं, जिस चीज़ को आप देख पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं, देख के अगर समझ पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, तो वो कंक्रीट स्टेज में चला जाएगा, राइट। तो ये तीसरे स्टेज की बात हो जाएगी। तो इन दोनों में डिफरेंट आप ध्यान रखेंगे। इंडक्टिव में होता है आपका स्पेसिफिक टू जनरल और डिडक्टिव में आपका होता है जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब एग्जाम्पल टू रूल चलेगा। और जो इंडक्टिव है वो आपका वो एग्जाम्पल टू रूल इंडक्टिव में चलता है, लेकिन डिडक्टिव में जो है वो रूल टू एग्जाम्पल चलता है। तो इन दोनों को आप याद रखेंगे, इन डिफरेंट को, क्योंकि अभी ऐसे बोलना काफ़ी ईजी लगता है, लेकिन जब एग्जाम में ऑप्शन मिलता है, राइट, कि ये स्पेसिफिक टू जनरल जो है इंडक्टिव होता है या डिडक्टिव होता है, तो उस समय काफ़ी ये पैनिक क्रिएट करता है कि मतलब किसको सही किया जाए। तो आप एक निमोनिक्स के थ्रू या फिर इसका प्रैक्टिस के थ्रू ही आप कवर कर पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट क्रिएट करता है इंडक्टिव और डिडक्टिव। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्टली 2 से 3 कभी 4 क्वेश्चन भी आपको दिख जाएगा, क्योंकि जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं तो सीटेट के पेपर में आई थिंक 4 से 5 ही साइकोलॉजिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि लेवाइगोस्की हैं, कोलबर्ग हैं, बंडूरा हैं, नाम चॉम्स्की हैं, जीन पियाजे हैं। उनमें से जीन पियाजे एक हैं जो कि यहाँ से क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है। अगर अभी भी कोई डाउट है इसको मतलब जीन पियाजे को लेकर, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर जो भी इससे रिगार्डिंग आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो भी क्वेश्चन मिला है आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप 9120 और 0718 पे आप क्या कर सकते हैं, वो क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट रिगार्डिंग हो। और बाकी ऐसे एज यूजुअल अगर कोई जो भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक कीप वॉचिंग। अगर सच में गाइस ये इन्फॉर्मेशन आपको जेन्युइन लगा हो, काफ़ी हेल्पफुल है, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड फ्रेंड्स साथ जरूर शेयर करें। जिनका भी मतलब सीटेट 1 या 2 मार्क्स से रुक रहा है, मेरे को नहीं लगता कि सीटेट का जो पेपर है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। सबसे बड़ी बात ये होती है सीटेट के साथ कि वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है, कभी भी फैक्चुअल डेटा नहीं पूछता है कि आपको रूट लर्निंग करना पड़े। मैं बार बार कह रहा हूँ, जितनी भी मैराथन चलती हैं या फिर बाकी चीज़ें हैं, मैं एक बार कहूँगा कि आपने अगर आप अपने एकेडमी में चाहे DLED हो चाहे BEd हो, अगर एक बार भी थ्रोली पढ़ा है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर सीटेट ने भर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया है तो आपको नए मॉक देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन है उसी को अगर बस एनालिसिस कर लें, उसके जो पैटर्न को पकड़ लें, राइट, कि क्वेश्चन पूछता कैसे है, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि आपको 60 से 70% क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही दिख जाएगा, राइट। तो इस बेस पे भी आपका जो है सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करिए, अब कहीं से भी आपने नोट्स बनाया है तो उसको कवर करिए, या फिर अगर कोई डाउट लग रहा है तो देन वो पर्टिकुलर टॉपिक ही यूट्यूब पे क्या करिए, सर्च करिए, और किसी भी टीचर ने पढ़ाया है नॉर्मली बस उसको देखिए, देन फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चले जाइए। ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। या फिर आपने कोई अगर सच में बेसिक बुक रखा है, दैट्स वेल, ये भी आपके लिए अच्छा है। मेरी यही स्ट्रेटजी रही है, अगर आप इसे करते हो तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कंटेंट, दैट्स इनफ हो जाएगा आपके लिए। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग।